यस आई गेस गुड इवनिंग। आ रही है आवाज? बताइए। यस आई गेस वेरी गुड इवनिंग। अब दिख रहा हूँ ना? अब गुड, अब ऑल ओके। चलिए करेगा स्टार्ट। तबीयत बेटर है ना? पूरा गला जो है काफी उसको ठीक नहीं हुआ है, बट स्टिल बेटर देन बिफोर। ऐसा होता है क्या दिव्यांश? अच्छा। जुनैद कह रहे सस्पेंस में डाल दिया था, किस बात के? आपको देखे हुए अरसा हो गया है ना? हमें भी खुद को देखे हुए एक अरसा हो गया, ऐसे लग रहा है। चलेगा स्टार्ट। सुनिए देखो भाई, तो हम कंसीडरेशन वाला जो यूनिट आपका कर रहे थे, कैमरा ऑफ रख के सस्पेंस में डाल दिया था। अच्छा, नोरा को देखो एक बार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभिषेक कह रहे हैं। उसी को देख देख के ठीक हुए अभी 4-5 दिन में, है ना? जिस दिन शायद मैं बीमार हुआ था उसी दिन उसका गाना भी आया था। कौन सा? कोका कोला वाला। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भाई, कंसीडरेशन पढ़ रहे थे आप, यूनिट नंबर 2 आपका पढ़ रहे थे, है ना? कंसीडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। देन कंसीडरेशन क्या होता है ये आपका डिफाइन किया गया था 2D में, है ना? कंसीडरेशन जो था वो आपका डिफाइन किया गया था 2D में। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अगर प्रोमिसर के डिजायर पर, उसकी इच्छा पे थी, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी करे या तो कोई और पर्सन करे, या तो, है ना, या डज, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब पास्ट में हो सकता है कुछ किया हो या ना किया हो, या प्रेजेंट में कुछ कर रहा था, है ना, या फिर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फ्यूचर में कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो ये कुछ करना या ना करना इज कॉल्ड एज योर कंसीडरेशन। परफेक्ट, है ना? अर्चना गिरी सर, आप सॉन्ग सुन के बीमार नहीं हो गए थे ना? नहीं, उसको सॉन्ग सुन के उसका बीमार हो जाएंगे, हद हो जाएगी, है ना? चलो, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी। मीसा वर्सेस करी में बताया था कि भाई यहाँ पर वैल्यूएबल कंसीडरेशन हो सकता है, एक पार्टी को हो सकता है राइट मिल रहा हो, बेनिफिट मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो, और दूसरे को किसी भी तरह का लॉस, डेट्रीमेंट वगैरह 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 हो। तो मीसा करी वर्सेस करी जो था, ये आपके सेफ और सेफ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। देन एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन हमने किया था, कंसीडरेशन, लीगल रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, लीगल रूल्स में बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे थे। क्या छोटे छोटे मुद्दे थे, है ना? जैसे पहला वाला, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जो कंसीडरेशन होना चाहिए प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए, उसकी इच्छा पर होना चाहिए। और ये हमने देखा भी था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में, है ना? कलेक्टर से हमको परमिशन मिली थी, हमने एक बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग को हमने रेंट पे दे दिया था। तो जिसको हमने रेंट पे दिया था उसको काफी पसंद आ गई, तो उसने कहा था कि हम आपको सेल्स का कमीशन भी देंगे, है ना? खुद को राजा महाराजा समझ रहे थे, लेकिन बाद में नहीं दिया, तो आप केस नहीं कर पाओगे, बिकॉज देयर वाज नो कंसीडरेशन। करेक्ट? ये था आपका किसमें? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आपको कंसीडरेशन प्रोमिसी से आया तो भी चलेगा, किसी और ने किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये आपकी, है ना, आत्मा थी मोमबत्ती जलाती हुई, है ना? चिन्या वर्सेस रमय का केस था। तो यहाँ पर आपका जो डब्बा मामा और चपटा मामा या जो सब थे, है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चिन्या रमय में क्या हुआ था, एक ओल्ड लेडी ने
अपनी डॉटर को कहा था कि मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ, तो गिफ्ट डीड उसने ट्रांसफर की थी और कहा था कि लेकिन एक शर्त है, आपको थोड़ा पैसा अपने मामा को भी देना पड़ेगा। तो रम्या ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, मैं एक और जो है रिटर्न में एग्जीक्यूट कर देती हूँ, मतलब रिटर्न एक लिख के दे देती हूँ कि मैं अपने मामा को पैसे दूंगी। और जब ये आंटी की जब मोमबत्ती बुझ गई थी तो इसने मना कर दिया, इसने बोला कि मैं अपने मामा को पैसा नहीं दूंगी बिकॉज देयर वॉज नो कंसिडरेशन। फिर मामा ने इसको समझाया, क्या समझाया, दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी एज वेल, किसी थर्ड पार्टी से आया पैसा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मामा ने पैसा हो सकता है ना दिया हो, ठीक है, प्रॉमिसी या किसी अदर पार्टी ने अगर परफॉर्म किया तो भी चलेगा। तो उसकी बहन जो है ना, मामा की बहन जो है, इतनी प्यारी सी बहन थी, उसने अगर दे दिया होगा, मतलब उसकी तरफ से कंसिडरेशन मिल गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पर रम्या जो है उसको हमने बोला था तेरे को पैसा देना पड़ेगा तेरे मामा को। करेक्ट, चंट भांजी आकांक्षा कह रही है, खुद को कह रही है मुझे लग रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला, ठीक है, कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो किसी थर्ड पार्टी से आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, ठीक है, तो ये है ना पर्टिकुलर वाला का हमने लिया था, है ना, अभिषेक का हमने एग्जाम्पल लिया था। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी जो हो चुका है वो एग्जीक्यूटेड, जो होने वाला है वो एग्जीक्यूटरी, वो पैसे देके चला गया तो वह एग्जीक्यूटेड, ठीक है, मैंने बोला था ये मैं इसको सांप मंगा के दूंगा तो वो था एग्जीक्यूटरी। तो आपका जो कंसिडरेशन है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, कैसे भी चलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री लैब करिए सर, आप बुझे बुझे लग रहे हो, क्या आग लगा दे कुर्सी में, क्या करें, क्या चाहते हो बताओ। है ना, सुनो, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला पॉइंट, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी दोनों हो सकता है, कोई भी एग्जांपल आप डाल सकते हो। देन नेक्स्ट वाला, है ना, वेरी गुड इवनिंग, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो ये मैंने आपको अलग से लिखवाया भी था, है ना, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये हमने लिखा था अलग से कि दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्डिंग्स, 2D में वर्डिंग्स लिखी हुई थी, दैट द पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, द पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, इसका मतलब पास्ट कंसिडरेशन भी चलता था, बट जनरली पास्ट कंसिडरेशन शुड बी एट योर प्रीवियस रिक्वेस्ट। जनरली अगर आपने कहा था, आपकी रिक्वेस्ट पर कुछ पास्ट में हुआ था, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको कुछ पे करने के लिए प्रॉमिस किया, जैसे आपके कहने पर उसने क्या किया, है ना, आपके कहने पर वो आपके बाल काट के गया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फिर आपने उसको एक हफ्ते के बाद बोला कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो वो पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड था और आपने जो बोला कि हम पैसे देंगे वो भी वैलिड था, ठीक है, दोनों चीजें वैलिड रहेगी, क्लियर, परफेक्ट। तो ये रहेगा आपका कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। देन ये तो हमने लिखा भी था, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, तो यहाँ पर लॉ ने कहा था कि आपको जो भी बदले में मिल रहा है, वॉट एवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यू का हो, जो भी सर्विसेज वगैरह दी गई है, जो भी गुड्स आपने बेचे हैं या सर्विसेज दी हैं, उसी से मिलते जुलते वैल्यू का आपको कंसिडरेशन मिले, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोर्ट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कहता है, ठीक है, बट इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की आंखों में कुछ तो उसकी कीमत बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, सही बात है ना। पास्ट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन थोड़ा कंफ्यूजन है, केनेथ डिसूजा इज सेइंग, मुझे लग रहा है कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा बचपन में, अरे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वैसे आपके नाम से ऐसा लग तो नहीं रहा है कि आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है, ठीक है, जो मिल चुका है वो पास्ट है, जो प्यार आपको मिल चुका है वो पास्ट है, जो मिलने वाला है वो फ्यूचर है, और अभी जो सिंगल हो वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो सेम चीज पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें क्या कंफ्यूज होने वाली बात है, पास्ट और फ्यूचर में कंफ्यूज हो रहे हैं मतलब इट इज कि भाई तीसरी चौथी अच्छे से नहीं पढ़ी है, इट इज लाइक दैट, परफेक्ट, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, तो यहां पर कोर्ट ने कहा था कि भाई उतनी वैल्यू का मिला जरूरी नहीं है, बट इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। अगर कंसिडरेशन कम है एंड किसी ने अगर ऑब्जेक्शन उठाया, अगर कंसिडरेशन आपका कम है, कैनेथ कह रहे थैंक यू, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, ये तो हमारा फर्ज है। चलो सुनो, तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं आपको कह रहा था कि कंसीडरेशन जो है, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया दैट कंसीडरेशन इज लोअर, तो उस केस में लोअर कंसीडरेशन कैन बी टेकन एज एन एविडेंस, है ना, उसको एज एन एविडेंस सबूत के तौर पर लिया जा सकता है। वही हो सकता है कि किसी प्रकार का उसमें कॉन्सेंट वाज नॉट फ्री, ठीक है, हो सकता है कि भाई कोअर्जन वाज यूज्ड, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज यूज्ड, तो किसी ने अगर ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारी कॉन्सेंट वगैरह फ्री नहीं थी,
तो लोअर कंसीडरेशन कैन बी टेकन एज एन एविडेंस, उसको सबूत के तौर पर देखा जा सकता है कि हाँ भाई जोर जबरदस्ती की गई होगी। परफेक्ट, क्लियर ना? हाँ चलिए, निशा कह रही क्या सर आप भी ना एग्जाम्पल भी प्यार का दो, प्यार का दे रहे हो, नफरत वाला देते हैं अभी तो कुछ देर में, चिंता मत करो, रुक जाओ निशा, ना नफरत वाला देंगे आपके लिए। मैं सिंगल थी पास्ट में, सिंगल हूँ प्रेजेंट में, मुझे एंड मुझे चिंटी मिलेगी फ्यूचर में। सबको चिंटी चाहिए क्या? बधाई हो। चलो सुनो, तो ये क्या है भाई आपका फ्रीली गिवन, ये शॉकिंगली लेस वगैरह वगैरह ये हमने पढ़ा। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू डू परफॉर्म। तो इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म एनीथिंग, अगर एक पर्सन है उसके लीगली कोई ड्यूटी है परफॉर्म करने की, आप बोल रहे हो कि है ना उसी के लिए और पैसा देंगे, देन दैट विल नॉट बी वैलिड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला, आपने डॉक्टर के यहाँ पर आप एडमिट हो चुके थे, डॉक्टर को आप कह रहे हो कि भाई अच्छे से करना हमारा ऑपरेशन, है ना, कैंची वैची मत छोड़ देना, तो हम आपको जो 101 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। तो भले उसने कैंची ना छोड़ाओ, फिर भी आप उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो आपसे आके पैसा ले, क्योंकि अगर आप वादा नहीं करते इसका मतलब ये थोड़ी कि अंदर कैंची छोड़ देता, है ना, या फिर अपने सॉक्स छोड़ देता, ऐसा कुछ नहीं करना था उसको। सिमिलरली मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, फायर फाइटर वाला, तो भाई आग लग गई थी, है ना, किसकी, पीयूष की गर्लफ्रेंड की आग लग गई थी ना? किसकी गर्लफ्रेंड फंसी हुई थी? हाँ पीयूष की, देखो, है ना, पीयूष की पीयूषा फंसी हुई थी, तो हमने फायर ब्रिगेड वाले को बोला कि भाई हमारी जान को बचाओ, उसका, है ना, उसकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपनी जान पर खेल के बचाए, लेकिन उसने, उसको भी थोड़ी पसंद आ गई होगी, तो उसने जान पर खेल के उसकी जान को बचाया। और इसने बोला था, पीयूष ने बोला था कि मैं भाई तेरे को 11,000 रुपए दूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा करके दिया था, तो उसके पास पूरा पूरा अधिकार है ना, उसके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो जाके पैसा वसूल करे। रिया कह रही गर्लफ्रेंड की आग, वेरी गुड, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ है जिसको क्राइम पेट्रोल पे अपन दिखाने वाले हैं, और रिया उसका नाम दे रही है गर्लफ्रेंड की आग, है ना, काफी अच्छा और बुरा दोनों तरीके का टाइटल है, बट इंटरेस्टिंग है, लोगों को पसंद आएगा, गर्लफ्रेंड की आग, ठीक है, समझ आया यहां तक, क्लियर? सो इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म एनीथिंग और एनी ड्यूटी and you are promising that person for some extra consideration, then that consideration will not be valid, means the other party will not be having the right to take that amount from you। सामने वाली पार्टी के पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, कोई भी अधिकार नहीं रहेगा कि वो आपसे आके पैसा वसूले। रिया कह रही है आप नहीं बोला, मैंने क्या बोला, आपने लिखा था उधर, है ना, पीछे जाके मैं फोटो लेके भेज सकता हूँ आपको, ठीक है। चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन आपका रियल होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे, है ना, आप बोलोगे कि भाई जमीन से हम आपको हीरे जवाहरात मोती निकाल के देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, हवा में उड़ के बताते हैं 1-1 घंटा, है ना, 10 मिनट भी नहीं उड़ सकते, वैसे 1 घंटा दूर की बात हो गई। सो ऑल दिस कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, है ना। केशव आपको बोल रहा है कि मैं आपको केशव आपको बोल रहा है कि मैं आपको पीठ पे बिठा के जो है 2 मोहल्ले घुमा के लेके आता हूं, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है, परफेक्ट। अमन करे सर एक मेरी फ्रेंड है आपकी फैन हो गई है, शुक्रिया शुक्रिया। चलो सर, नेक्स्ट आपका कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो हमारा कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, गलत विचारों वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, मतलब पैसे वैसे खिला के आप जो है किसी पोस्ट में बैठ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। चलिए, तो ये भाई क्या था, ये था आपका फ्यू लीगल रूल्स और लॉज रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब चले आगे, सुनिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, है ना, वैसे तो इस चैप्टर में आपके 2 ही मुद्दे बचे हुए हैं, जिसमें पहला मुद्दा है सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब क्या होता है बताओ? सूट का मतलब क्या होता है बताओ? पीयूष कह रहा है तेनू सुट सुट कर दा, वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। सॉरी, केस करना, वेरी गुड, है ना। सूट का मतलब क्या होता है? केस करना। सो सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट,
हमने देखो एक लाइन ऑलरेडी पढ़ के रखी है, क्या पढ़ के रखी है ना? अगर आप इस प्रकार की नींद में सो रहे हो तो कृपया करके उठ जाओ और सुनो। हमने ना एक लाइन पढ़ के रखी है, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सही पढ़ा है कि नहीं हमने, बताओ? ये पढ़ा है ना? देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली हमने यही पढ़ा है कि भाई कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी से आए तो भी चलेगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे वादा किया था 1 लाख रुपए देंगे, सपोज आपने ऐसा वादा किया था, तो अब आप दो, आपकी गर्लफ्रेंड दे, आपका बॉयफ्रेंड दे, आपका पड़ोसी दे, मम्मी दे, पापा दे, जिसको देना दे, मेरे को क्या मतलब, मेरे को पैसे से मतलब, करेक्ट? सो कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो पैसे आप दो, कोई और दो, चलेगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, पैसा आना चाहिए, ठीक है? परफेक्ट है ना? करेक्ट। बट देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। कहने का मतलब जनरली जनरली जब केस करना होता है तो केस वही करता है जिसका नाम कॉन्ट्रैक्ट में हो। क्लियर हुआ क्या? अगर पैसा आना हो, गिफ्ट आना हो तो किससे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब केस करने की बारी आती है तो जनरली, है ना, हमेशा नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जनरली केस वही कर सकता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट में नाम लिखा हुआ हो। एकदम परफेक्ट, क्लियर? बट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना? प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर हो सकता है कि आपका क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं लिखा हो या कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में नहीं बना हो, फिर भी आप केस कर सकते हो, ठीक है? जनरली तो नहीं कर सकते, जनरली अलाउड नहीं है, ठीक है? प्रतीक और प्रथम ने, है ना, प्रतीक और प्रथम ये आपस में क्या है, सोल ब्रदर्स हैं। तो समझो इन्होंने बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बीच में भार्गव कह रहा है कि मैं जाके केस करूंगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, जनरली नॉट अलाउड। बट इट हैज सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शनल केसेस में यहां पर कुछ कुछ लोग जो है केस कर सकते हैं, ठीक है? पहले मैं इन पॉइंट्स पर आ जाता हूं, फिर ऊपर का जो आपको इंट्रोडक्टरी कंटेंट दिया हुआ है, चलो उसको स्टार्ट करता हूं, सुनेगा। दो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह वगैरह दी कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट, है ना, एक ही बात है, स्यू और स्यूट एक ही बात है। दो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, ठीक है? कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो आइडियली वो केस नहीं कर सकते। ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू इट। दस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड एंड डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस लाइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी लाइन एक लिखी हुई थी जो मैंने आपको वहां पर भी इंपॉर्टेंट लिखवाई थी, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, सिर्फ इतनी ही लाइन आती है और आपको कहा जाता है एक्सप्लेन, है ना? कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लाइन आती है और आपको कहा जाता है एक्सप्लेन। हितेश कह रहे सर नेक्स्ट कौन सा एक्ट लोगे? अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 यूनिट्स बचे हैं बेटा, है ना? उसके बाद जो है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, ठीक है? अनम स्टार सर, हेलो सर आई एम लेट। तो इसमें पेड़ पौधे लाने की कौन सी जरूरत है? चलो, तो यहां पर क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कई बार आपको ये लाइन देते हैं और कहते हैं एक्सप्लेन, है ना? एक लाइन एक्सप्लेन करना है 5-6 नंबर के लिए। अब बीकॉम हो तो आप गाने भी लिख के आ जाओ, लेकिन यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते। यहाँ तो आपको 2-4 लाइन लिखनी पड़ेगी, है ना, 2-3 लाइन एटलीस्ट, फिर आप एग्जाम्पल डाल सकते हो और फिर उसमें आप एक्सेप्शन समझा सकते हो जो नीचे आपको दिए हुए हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं, है ना? चलिए सुनो, एग्जाम्पल नंबर 13। P, who is indebted to Q, sells his property to R and R promises to pay off the debt amount to Q. सुनिएगा इसमें क्या बोला है। P, who is indebted to Q, sells his property to R। तो यहां पर P है, P, है ना, पिया तो से नैना लागे वाला P है। इसको पैसे देने थे, मतलब मैं लिख देता हूं कि P क्या था ना, P जो था वो ना डेटर था। P was supposed to pay, मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। P was supposed to pay Q, है ना? P की जिम्मेदारी थी, P की जिम्मेदारी थी कि वो Q को कुछ पेमेंट करे, ठीक है? P की जिम्मेदारी थी कि भाई वो Q को कुछ पेमेंट करे, ठीक है? अब इस बीच में क्या हुआ, P ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दिया, किसको? R को, है ना? प्रॉपर्टी जो है वो उसने सेल कर दिया R को, और R ने बोला था आई विल पे। R ने कहा था, R ने P को कहा था कि भाई मैं Q को पे कर दूंगा। हाँ, R ने जो है P को कहा था Q को पे कर दूंगा। परफेक्ट।
क्लियर। और बाद में इसने पे करने से मना कर दिया, और बाद में जो है आर ने बोला नहीं नहीं पैसे मैं नहीं दूंगा, तो क्यू इस पर केस कर सकता है क्या? है ना, क्यू जो है वो आर पर केस कर सकता है क्या? है ना, मुझे बताओ, आर ने पी को कहा था, आर ने पी को कहा था कि तेरी प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है और जो भी पैसा है मैं क्यू को दे दूंगा, और बाद में उसने मना कर दिया, तो क्या यहाँ पर क्यू आर के ऊपर केस कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, क्यों? है ना, क्यू क्यों केस नहीं कर सकता? है ना, क्यू क्यू केस नहीं कर सकता बताओ? बिकॉज ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। है ना, ही वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से। क्लियर है कि बताओ, हाँ या ना? तो यहां पर ये किसके बीच में डिसाइड हुआ था? है ना, मियाँ और बीवी के बीच में डिसाइड हुआ था। मतलब कहने का मतलब, है ना, पी और आर के बीच में डिसाइड हुआ था। एंड आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेट अमाउंट टू क्यू। इफ आर फेल्स टू पे देन इन सच सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू स्यू। तो भाई क्यू क्या नहीं कर सकता? क्यू यहां पर क्या नहीं कर सकता? क्यू स्यू नहीं कर सकता, एज आर इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आर जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था। बोलो हाँ या ना? समझ आया क्या बताओ? क्लियर। बट पी तो कर सकता है ना, इतना हाथ मत उठाओ दर्द करेगा, कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है ना, पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जिनके बीच में है ना, किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके बीच में? पी और आर। ये एक दूसरे के ऊपर केस करें, है ना, एक दूसरे के बाल खींचें, एक दूसरे के कपड़े फाड़ें, कुछ भी कर सकते हैं, दे हैव द राइट। बट क्यों कुछ नहीं कर सकता? बिकॉज बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? क्लियर, एकदम परफेक्ट। चलिए, ये आपस में कर सकते हैं, पी आर को जो करना है करो, अपने कोई मतलब नहीं, है ना, घूमने फिरने जाओ, सो जाओ, जो करना है करो। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है the aforesaid rule, the stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract। है ना, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, एक जो स्ट्रेंजर है वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अमन गिरी कह रहे हैं सर कपड़े भी फाड़ सकते हैं, अनऑफिशियली कर सकते हैं, अनऑफिशियली जो करना है करो आप। प्रतीक कह रहे कपड़े क्यों फाड़ेंगे? इसीलिए मुझे याद आया, देखो अभी एक वीडियो बहुत फेमस हो रहा है, आई थिंक लखनऊ के किसी चौक का है वो, है ना, एक जो कैब ड्राइवर था वो तेजी से आ रहा था, सामने उसके एक लड़की आ गई, है ना, बेचारी को टच भी नहीं हुआ कुछ, है ना, बेचारी बोलना भी नहीं चाहिए, उसको टच भी नहीं हुआ, है ना, उसको बाहर निकाल के उसका मोबाइल तोड़ी और वो चिल्ला रहा है मेरा 25,000 का मोबाइल है, 25,000 का मोबाइल है। वो वीडियो देखा तुमने ध्यान से? है ना, है छोटी सी लड़की, जब मारती है ना तो जंप कर करके मारती है, उसको देखना, उसने जितने भी चाटे मारी है, उसने जितने भी चाटे मारी है ना, सब में जंप किए उसने। भाई जब हाथ तुम्हारा पुरता नहीं है तो ऐसी हरकतें करते क्यों? स्टूल बुलवा लेते ना, इससे अच्छा। वो देखने में अजीब लग रहा था। करेक्ट, देखा होगा आपने, ध्यान से देखना उसको, जब भी मारा उसने उचक के मारा है। मैं सोच रहा था हद हो गई, मतलब, है ना, पब्लिसिटी स्टंट की भी हद होती है। चलो सुनो, देखा, वेरी गुड। हाँ वही ना, वही तो। The aforesaid rule that stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract। तो वो केस नहीं कर सकता आपके ऊपर, that is called as doctrine of privity of contract। निखिल कह रहा है वीडियोस लगाओ, तुम कम देखते हो क्या इंस्टाग्राम? दिन भर वही तो करते हो, यहाँ भी वही करोगे, ग्रुप पे डाल दे वीडियो कह रहे। हाँ ना, चलो सुनो, कन्या कह रही मजा भी तो लेना है मारने का, ऐसे उचक उचक के मार रहे हैं, है ना। बेचारे की गलती भी नहीं थी, है ना, जबरदस्ती का। Stranger to a contract cannot use known as doctrine of privity of contract, however subject to certain exceptions। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन यू। फर्स्ट वाला इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट। अब सुनिएगा, हाँ सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। जैसे पहला वाला पॉइंट क्या बोला है? इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट। अब जैसे यहाँ पर कौन है? यहाँ पर फैक्टिफाइड का नाम मैंने बहुत दिनों के बाद देखा। अब समझिए यहाँ पर कौन है? दिव्यांश है। दिव्यांश ने क्या किया? सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। हाँ, दिव्यांश भाई जो है ना, दिव्यांश भाई
दिव्यांश भाई ने ये वीडियो देखा जो मैंने आपको बताया ना अभी, है ना, जो कैब ड्राइव वाला वीडियो मैंने आपको बताया ना, दिव्यांश ने वीडियो देखा और दिव्यांश को ना बहुत दुख हुआ बेचारे को, उसकी आंखों से ना आंसू आ गए। ठीक है, तो ब्रदरहुड जिसको हम कहते हैं ना, भाईचारा, वो दिव्यांश के है ना चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो दिव्यांश ने एक ना ट्रस्ट क्रिएट किया और उस ट्रस्ट का नाम था औरत पीड़ित ड्राइवर। ठीक है, औरत से पीड़ित ड्राइवर चैरिटेबल ट्रस्ट। सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर दिव्यांश भाई ने क्या किया, उसने एक ट्रस्ट बनाया, है ना। ट्रस्ट आपको पता है, जैसे देखो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं ना, जैसे आपके पुणे में दगड़ू शेठ हलवाई हैं, मतलब जो गणपति जी का मंदिर है उनका ट्रस्ट बना हुआ है ना, साईं बाबा मंदिर है उनका ट्रस्ट बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग मंदिर जो होते हैं उनका ना ट्रस्ट बना हुआ रहता है। तो दिव्यांश भाई ने क्या किया, दिव्यांश भाई ने भी एक ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है? ठीक है, इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है? तो बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा पहुंचाने वाले। तो किसको फायदा पहुंचाएंगे, है ना, ऐसे कैब ड्राइवर्स को, ऐसे कैब ड्राइवर्स को जो औरतों से पीड़ित है। पीयूष कह रहा है सर आप पाताल से लाते हो क्या एग्जाम्पल? चलो सुनो, तो यहां पर क्या है ना, यहां पर कौन है बेनिफिशियरी, कौन रहेगा? ट्रस्ट बनाते ना, तो हर ट्रस्ट का एक बेनिफिशियरी होता है। जैसे मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, ठीक है, मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, तो जो काम होगा मंदिर के लिए होगा, है ना, वहां पर जो भी आते हैं मतलब खाना खिलाना पिलाना और जो भी है तो उनके लिए होगा, करेक्ट। तो यहां पर भी आपने एक ट्रस्ट बनाया जैसे, और एक इनके लिए बनाया, उन ड्राइवर्स के लिए जो औरतों से पीड़ित है, करेक्ट। तो अब देखो, ट्रस्ट जब हम कोई ओपन करते हैं ना, तो हम ट्रस्ट को संभालने के लिए लोग भी रखते हैं। जैसे कंपनी को संभालने के लिए डायरेक्टर होता है, पार्टनरशिप फर्म को संभालने के लिए पार्टनर होता है, और वैसे ही यहां पर संभालने के लिए कौन रहेगा? ट्रस्टी, है ना, जो यहां पर हम लोग अपॉइंट करेंगे, हम बोलेंगे कि आप भाई कामकाज संभालोगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ट्रस्टी। ठीक है, तो यहां पर देखो दिव्यांश एक इंसान है और ट्रस्ट दूसरा इंसान है, तो ये दो लोग हैं, है ना, ये दो लोग हैं, क्या क्या, एक आपका दिव्यांश हो गया और एक आपका एक ट्रस्ट हो गया, ये दो लोग हैं। तो दिव्यांश ने ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट को उसने दान दिया था, पैसा दिया था, और ट्रस्ट को कहा था कि ये पैसा यूज करना है ना, ट्रस्ट को कहा था, कहाँ गया ये जो ट्रस्ट में, ये ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को कहा था कि पैसा यूज करना है किसके लिए? ड्राइवरों के लिए। और अगर नहीं किया, और अगर नहीं किया तो ये जो ड्राइवर यहाँ पर हैं, है ना, समझो यहाँ पर एक बहुत सारे ड्राइवर्स का एसोसिएशन है, तो वो जो ड्राइवर हैं वो इस ट्रस्ट के ऊपर ना केस कर सकते हैं, है ना, वो इस ट्रस्ट के ऊपर बिल्कुल केस कर सकते हैं। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट में ड्राइवर का नाम कहीं पर नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट में कोई हो सकता है कि हमने स्पेसिफिक ड्राइवर का नाम नहीं लिखा हो, और ऑफकोर्स होगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में हुआ है? एक तो जिसने ट्रस्ट बनाया है, दिव्यांश ने ट्रस्ट बनाया है, और एक ट्रस्ट, तो दो पार्टीज हो गई, एक इंडिविजुअल होगा और एक ट्रस्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में। लेकिन इवन थर्ड पार्टी कैन स्यू, कोई थर्ड पार्टी है वो भी केस कर सकती है, बिकॉज ही वॉज द बेनिफिशियरी और दैट पर्सन वॉज द बेनिफिशियरी, उसके फायदे के लिए बनाया था, और उसके फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया था, और आप उनको अगर फायदा नहीं पहुंचा रहे तो आपके ऊपर बिल्कुल केस कर सकते हैं। ठीक है, मेहर कह रही है दिव्यांश और ट्रस्ट, ठीक है, ध्यान रखना सब लोग दिव्यांश के लिए, ठीक है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, समझ आया? सो लॉ में कुछ कुछ आपको एक्सेप्शंस बना के दिए गए कि नॉर्मली थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, जिसका कॉन्ट्रैक्ट में नाम वगैरह नहीं है वो आइडियली केस नहीं कर सकता, बट दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आपके शहर का सपोज कोई भी रैंडम ड्राइवर है जो एक्चुअली किसी महिला से पीड़ित है, वो आपसे आके मदद मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो, तो आपके ऊपर केस कर सकता है, आपके ऊपर मतलब ट्रस्ट के ऊपर केस कर सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, हाँ या ना? तो ये आपका पहला वाला पॉइंट। ऐसी बहुत सारे ट्रस्ट बनाए जाते हैं किसके लिए, है ना, स्कूल्स बनाए जाते हैं, कॉलेजेस बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रस्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने एक ट्रस्ट बनाया, उनको बोला कि स्कूल चलाना है, ठीक है, हमने बोला कि आपके यहाँ पर सपोज कॉलेज ओपन करना है, जो भी 18 साल के ऊपर वाले हैं उनको कॉलेज पढ़ाना है, अब वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो कॉलेज स्टूडेंट्स कभी भी अगर परेशान होते हैं तो वो केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैं करिए, अरे सर आपने पूछा था ना कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था, तो मैंने कहा दिव्यांश एंड ट्रस्ट, मुझे लगा वो ऐसा बोल रही है दिव्यांश और ट्रस्ट ऐसा, है ना। चलो, तो बातों में थोड़ी क्लैरिटी रखें, नहीं तो बेचारा सिंगल रह जाएगा जीवन भर।
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, दिव्यांश को हम क्लीन चिट देते हैं। ठीक है, चलिए सुनिएगा। सो द ट्रस्ट कैन केस टू, ट्रस्ट किसके ऊपर करेगा रिया? ट्रस्ट के साथ गलत होगा, कोई करेगा तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, अच्छा पढ़ लेते हैं। अब बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब समझ आया, जिसके फायदे के लिए हमने बनाया है, जिसके फायदे के लिए हमने बनाया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स, अ बेनिफिशियरी कैन इन्फोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। तो सेटलर यहाँ पर किसको बोला है? दिव्यांश को, है ना। दिव्यांश आपको सेटल करके देगा, मतलब जिसने बनाया है उसको हमने क्या बोला यहाँ पर? सेटलर। परफेक्ट, क्लियर? चलिए, जो अभी है वो भी भाग जाएगी ये सब सुन के, लेके आओ ना उसको, है ना। दिव्यांश उसको लेके आओ कभी, है ना, ऑनलाइन लेक्चर में हम आपके एग्जांपल्स लेते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, जब फैमिली सेटलमेंट का मुद्दा रहता है, इट शुड बी इनटू राइटिंग between the members of family who had originally not been party to the settlement may enforce the agreement। तो यहां पर अगर कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वो राइटिंग में है, तो अगर कोई भी पार्टी जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदार नहीं थी, ठीक है, कोई भी पार्टी जिसका ओरिजिनली जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो कोई भी पर्सन जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है, या फिर स्टार्टिंग में उसकी हिस्सेदारी आपने कुछ नहीं बोल के रखी है, लेकिन वो लिखित में, तो वो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, है ना, वो भी बिल्कुल आपके ऊपर केस कर सकते हैं। दिव्यांश कह रहा है एमबीबीएस वाली है, गुड, घर पे इलाज होगा तेरे दिमाग का। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है, दी मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट में इन्फोर्स द एग्रीमेंट। भले ओरिजिनली नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, है ना, सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है, Two brothers X and Y agreed to pay an allowance of ₹20,000 to mother on partition of joint properties। तो यहाँ पर दो भाइयों ने आपस में डिसाइड किया था, है ना, X और Y दो भाइयों ने आपस में डिसाइड किया था कि जब बंटवारा होगा तो हम एक अलाउंस देंगे। अलाउंस देंगे मतलब एक अमाउंट देंगे। अलाउंस का मतलब क्या? एक तरह का अमाउंट देंगे ऑफ 20,000 टू मदर ऑन पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज। तो जब बंटवारा होगा तो मम्मी को कितना देने वाले हैं? सिर्फ मम्मी को कितना देने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए देने वाले। बट लेटर दे डिनाइड टू पे टू बी अबाइड बाय इट। तो लेटर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं मम्मी को पैसे नहीं देंगे। तो क्या यहाँ पर मम्मी केस कर सकती है ना? यहाँ पर बताओ मम्मी केस कर सकती है क्या? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था तो एक्स और वाई, है ना, दोनों जो है ना, ग्रीन टी लेके बैठे हुए थे और दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया और वो रिटर्न में होना जरूरी है। वो रिटर्न में होना जरूरी है। उन्होंने बोला था कि मम्मी को 20,000 रुपए देंगे और बाद में देने से मना कर दिया। सचिन कह रहे सीए प्लस एमबीबीएस, है ना। ये बेचारा कभी पेन मांगेगा वो जल्दी जल्दी में कैची दे देगी, नहीं, है ना। यस कर सकती है, कर सकती है। जुनैद कह रहा है यस, है ना, अम्मी जान बिल्कुल कर सकती है। हाँ जी, तो अम्मी जान बिल्कुल केस कर सकती है क्योंकि फैमिली सेटलमेंट का मुद्दा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। अगर रिटर्न में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिटर्न में है तो भले मम्मी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थी, है ना, शी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहीं पर साइन नहीं किया था, बट स्टिल वो यहां पर केस कर सकती है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया, डन, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, बट लेटर दे डिनाइड टू बी अबाइड बाय इट, उन्होंने बोला था कि नहीं मम्मी को 20,000 भी नहीं देंगे। हेल्ड देयर मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन रिक्वायर देयर सन्स फॉर अलाउंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब देयर मदर कैन स्यू ऑन देयर सन्स एंड आस्क फॉर द मनी। ठीक है, परफेक्ट, बोलो हाँ या ना, क्लियर। दिव्यांश कह रहे बच्चों को आर्ट्स दिलवा देंगे। क्यों भाई, है ना, इतना क्यों फोकटी बनाना चाहते हो उनको जीवन में? काम धंधे पे लगाओ। देख रहे हो सपने, देख रहे हो, है ना, अभी 18-19 साल के मुश्किल हुए होंगे, है ना, शादी का सोच रहे हैं, बच्चों का सोच रहे हैं, है ना। हो जाए शादी तो बताना मेरे को पक्का। ओके दिव्यांश, हो जाए ना एमबीबीएस वाली सही शादी तो मेरे को बताना पक्का, याद रखूंगा मैं। दिव्यांश गोयल। चलो सुनो, नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स वगैरह वगैरह। तो आपके, है ना, घर में कोई समझो कि कोई लेडी है, सिस्टर है, आपने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था कि भाई जब इसकी शादी होगी तो इसकी शादी के लिए आपको पैसा अलग से रखना पड़ेगा।
फिजा कह रही है कंपल्शन है, रिटर्न में होना चाहिए, है ना? यस, है ना? मेरे 4 बार मैंने बोला है मतलब कंपल्शन है ना? नहीं तो मैं बोलता है ना कुछ भी हो चलेगा, जब मैं कहता हूँ रिटर्न में होना चाहिए मतलब कंपल्शन है। क्लियर है? चलिए सुनिएगा नेक्स्ट। चलिए, बिल्कुल सही बात है। प्रथम कह रहा है खुद का पता नहीं, बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करो। तन्मय कह रहा है बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। बिल्कुल परफेक्ट बैठता है उस पे, दिव्यांश के ऊपर, है ना? चलो, प्रीवियस वाला पॉइंट क्या था? अरे यार तुम सुनते क्यों नहीं हो? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट में क्या था? दो भाइयों ने बोला जब बंटवारा होगा तो मम्मी को पैसा देंगे, और उन्होंने ऐसा लिख दिया तो देना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि लिखा था, फिर मना करेंगे तो नहीं चलेगा, मम्मी जो है झाड़ू मारेगी, मतलब केस कर सकती है और पैसा भी ले सकती है। ठीक है, चलो सुनो। नेक्स्ट आपका इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स, तो जैसे फैमिली सेटलमेंट था ना, वैसे ही आपका अरेंजमेंट्स में भी होता है या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सॉरी। अब हो सकता है कि आपके एचयूएफ का, है ना, आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और एचयूएफ का हो रहा है पार्टीशन। ठीक है, एक बड़े से पापा है, ठीक है, एक बड़े से पापा है और उनके जो है ना, ये 3 बेटे हैं और एक बेटी है ना, 3 बेटे हैं इनके लपुट टाइप के, और एक ना बेटी है। तो ये बड़े पापा ने क्या कहा था, है ना, बड़े से पापा ने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर तो रहा हूं। इन तीनों लड़कों को कहा था कि भाई मैं तीनों, आप तीनों के नाम पे प्रॉपर्टी कर तो रहा हूं, ठीक है, लेकिन जब इस छुटकी की शादी होगी ना, तो इसकी शादी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, हर एक को 10-10 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनको कहा था कि भाई देखो मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा हूं और उसमें मैं कंडीशन डाल के दे रहा हूं कि जब भी छुटकी की शादी होगी, छुटकी की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब छुटकी जो है, शी वॉज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसने तो कोई साइन वगैरह नहीं किया था, करेक्ट। लेकिन अगेन, क्योंकि ये चीज अगेन लिखी हुई है ना, लिखी हुई है, फैमिली काइंड ऑफ फैमिली सेटलमेंट ही है ये, है ना, तो ये चीज अगर लिखी हुई है तो इनको फिर फॉलो करना पड़ेगा। ये जो 3 भाई आपको दिख रहे हैं ना, है ना, बटन जैसे आपके लगा के बैठे हैं, इन तीनों को जो है पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्लॉकर कह रहे हैं अब तबीयत कैसी है? थोड़ी गले में, है ना, समस्या है, इसलिए मैं ऐसा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, है ना। इतने किसके होते हैं? 4 ही तो है, कौन सी बड़ी बात है? पूछना दादी को, 4 ज्यादा है क्या? पूछना, दादी को पूछना 4 ज्यादा तो नहीं है। चलो, तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, है ना, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। A provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he is not a party to the agreement. तो वो भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 में, मिस्टर एक्सेस वाइफ, है ना, डेजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर। एक्स की वाइफ ने उसको छोड़ दिया था, मतलब उसके ऊपर केस वगैरह किया था फॉर इल ट्रीटिंग हर। सुनेगा, एक्स की जो घरवाली थी, है ना, एक्स की जो लोगाई थी, फैमिली सेटलमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, ये कौन है ना, प्रियांशु। प्रियांशु कुलवाल कह रहा है सर फैमिली सेटलमेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्या? तो मतलब, है ना, ऐसा फॉर एग्जाम्पल कि पापा हैं, उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, उन्होंने बंटवारा कर दिया, ठीक है, बंटवारा कर दिया, फिर 2 दिन के बाद बोल रहे हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, है ना, कोई बंटवारा थोड़ी हुआ है, आई वाज जस्ट किडिंग। ऐसे चलेगा क्या बताओ? है ना, फैमिली का बंटवारा होता है कि नहीं, देखा होगा ना आपने, है ना, किस प्रकार से बंटवारा होता है। तो ये सब आपका लीगल होता है, लीगल घर का बंटवारा। दहेज देना और लेना दोनों गलत है नहीं सर? गलत है ना? हाँ गलत है ना, दे सकते हो आप, है ना, आपको देना है दे सकते हो, ले नहीं सकते, देना अलाउड है। सॉरी, सुनो। तो मिस्टर एक्सेस वाइफ डेजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर, तो उसको छोड़ के जा रही थी या छोड़ के चली गई थी एक्स की लोगाई। मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ्स फादर, फिर मिस्टर एक्स ने, है ना, किससे वादा किया? वाइफ के फादर से, ससुर से वादा किया, है ना, मिस्टर पुरी। अब बाप का नाम लो मतलब पुरी याद आता है ना, अमरीश पुरी, है ना, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। तो मिस्टर एक्स प्रॉमिस्ड हिज वाइफ्स फादर मिस्टर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्टी, ट्रीट हर प्रॉपरली, प्रॉपर्टी नहीं, है ना, दहेज दहेज मत सुनो तुम,
दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस। तो उसने बोला था कि या तो मैं उसको अपनी पलकों पे बिठाऊंगा, रानी बना के रखूंगा, नहीं तो हर महीने के पैसे दूंगा। इस प्रकार से एग्रीमेंट हो रहे हैं। बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड, फिर परेशान करने लगा उसको, है ना, दारू पी के। Held she has all the right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri, even though she was stranger to a contract. कितना प्यारा ये एग्जाम्पल दिया है, इसको अलग से ध्यान रखना, है ना, इसको आप अलग से ध्यान रखना। कई बार ऐसे उठपटांग वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, बहुत मजा आता है एग्जामिनर को इस वजह से। समझ आया? अपनी लोगाई को परेशान कर रहा था, तो लोगाई मायके में जाके बैठ गई थी, ठीक है। फिर ये जो उसका खसम था, घर वाला था, है ना, वो ससुर के पास गया, है ना, गोविंदा वाला सीन मेरे को याद आ रहा है। तो ये जो है अपने ससुर के पास गया और बोला कि आपकी रानी जो बेटी है उसको मैं पलकों पे बिठाऊंगा, है ना, इसको भेजो मेरे यहाँ पर, और अगर नहीं बिठाया तो फिर मैं इसको पैसे दूंगा। तो वापस लेके गया, वापस परेशान करने लगा, ठीक है। तो अब ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? ससुर के बीच में और दामाद के बीच में, इनके बीच में हुआ था। लेकिन बाद में जो बेटी है वो भी जो है केस कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसके लिए ही किया गया था। तो अगर इस प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, फैमिली सेटलमेंट होते हैं, तो इन सब केसेस में आप ये ऑफकोर्स चीजें कैसी है कि लिखी हुई रहनी चाहिए आपके पास, तो ये आप केस कर पाओगे, ठीक है। परफेक्ट, बोलो हाँ या ना। अमन कह रहा है सर मैं तो लोगाई दूर की लूंगा और दूर की लोगाई अकेले जा ही नहीं सकती। अमन कह रहा है मैं लोगाई दूर की लूंगा और दूर की लोगाई अकेले जा ही नहीं सकती। तुमको क्या पता भाई? तुमको क्या पता? रात तो रात जो है खिड़की खोल के गायब हो जाएगी, तुमको पता नहीं चलेगा। तुम कम समझ रहे हो आज के जमाने में, है? एक तो ये भी हो सकता है, और सेकंड, अमन को बहुत इच्छा हो रही है ना ससुराल के लड्डू खाने की। इसको जाना है ससुराल में, लुगाई के साथ बढ़िया जाएगा, आराम करेगा 20 दिन। अबे तुम, अभी टाइम है उसको, है ना, 5 साल, 4-5 साल में तो तुम सीए बनोगे, उसके बाद 2-3-4 साल काम करोगे, फिर तुम्हारी शादी होगी। इतनी क्या जल्दी है भाई? अमन कह रहा है नहीं सर गांव से लाऊंगा। सेल लगी रहती क्या उधर? हाँ, गांव से लाऊंगा। हद हो गई, हद। तुम ये बचा के बैठे थे क्या कि मैं 5 दिन के बाद जब आपसे मिलूंगा, है ना, तो आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे मेरे साथ? रिया कह रही है पवन सर जैसे। पवन सर गांव से लाए क्या? है ना, उनसे ही सीखा होगा फिर, या मनगिरी। चलो सुनो। नेक्स्ट है आपका इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट where the benefit under contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but assignment should not involve any personal skill. असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह का बेनिफिट। असाइनमेंट मतलब क्या होता है? एक तरह का बेनिफिट। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट दे दिया गया था, तो भाई जो भी असाइनी था जिसको हमने बेनिफिट दिया है वो केस कर सकता है ना, वो बिल्कुल केस कर सकता है। बोलो हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमन, है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, फॉर एग्जाम्पल नमन जो है, नमन के, है ना, पापा जो है, नमन के पापा जो है ना, उन्होंने एक कॉलेज में इसको एडमिशन दिलाया, ठीक है, जिसका नाम था लपूट लिमिटेड, ठीक है। एक कॉलेज है जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर नमन के जो पापा है ना, वो एक कॉलेज में गए और नमन का उसमें एडमिशन करवा के आए, और कॉलेज का नाम क्या है ना, लपूट लिमिटेड। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लपूट लिमिटेड, है ना, ऐसे भी चल जाएगा ऐसे, या फिर लपूट एजुकेशन सोसाइटी। क्या नाम था इसका? लपूट एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर नमन के पापा ने पैसे दिए, नमन के पापा ने इनको दिए 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज, ठीक है। नमन का यहाँ पर एडमिशन करवाया, और कॉलेज वालों को कहा कि इसको प्रॉपरली लपूटगिरी आ जानी चाहिए, ठीक है। मतलब देयर शुड बी नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना, एक भी ऐसा यहाँ पर गुण नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर नमन है जो मिस कर जाए, ठीक। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कौन है, असाइनी कौन है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ना, इसका असाइनी कौन है, तो नमन है। यहां पर जो नमन भाई है ना, नमन ये क्या है, ये है असाइनी। असाइनी है मतलब इनके फायदे के लिए बनाया गया है। तो इसके पापा बिल्कुल चाहते हैं, है ना, इसके पापा तो बिल्कुल ही यही चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर लपूटगिरी सीखे। करेक्ट, परफेक्ट है ना। लेकिन अगर, है ना, अगर इसको ऐसा लगता है कि भाई कॉलेज वाले जो है प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे रहे, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं कि भाई लपूट कैसे बनना है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है, और बाकी भी तंग कर रहे हैं फीस वगैरह के लिए, तो फिर क्या कर सकता है, ये हो सकता है इसका, है ना, ये इसने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, इसके पापा ने जाके किया था, लेकिन ये खुद भी जाके जो है केस कर सकता है कॉलेज के ऊपर। ठीक है, ये खुद जाके भी कॉलेज के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि इसके फायदे के लिए बनाया था, मतलब मेन इसके लिए ही बनाया था, इस वजह से। ठीक है, लपूट मतलब काइंड ऑफ आवारा लड़के, भार्गव, है ना, आवारा, लपूट, ऐसे घूमते फिरते हैं। ठीक है, ऐसे बाल खड़े करेंगे, स्पाइक्स बनवाएंगे, ठीक है, पर उसको कलर करवाएंगे, है ना, गोल्डन और सिल्वर या वाइट, है ना, बैठे रहेंगे बाइक के पीछे, है ना, 40-40 किलो के ऐसे ऐसी बाइक चलाएंगे, वो होता है लपूट। क्लियर हुआ कने का? अब तो समझ में आ गया हो ना लपूट का मतलब क्या होता है। समझ लो, वेरी गुड, ऐसा। क्लियर, डन। चल, तो यहां पर यस, है ना, लपूट बोलो, छपरी बोलो, कैसे भी बोलो आप, चलेगा, है ना। यस, आपको लपूट नहीं बोलते होंगे ना, आपको छपरी बोलते होंगे, तो आपको वैसे समझ रहा है, जिसको जैसे समझे वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। चल, तो यहां पर क्या, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड टू द असाइनी। सॉरी, तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को बेनिफिशियरी बनाया, कोई असाइनी बनाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल केस कर सकता है, बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। मतलब देखो, वो वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कहीं पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो भाई जो पार्टीज है ना, वही काम कर सकती हैं, और किससे काम नहीं करवा सकते आप। ठीक है, जैसे मैं, आपने मुझे बोला ड्राइंग बना के दो, ठीक है, तो मैं ही बना सकता हूँ, है ना। मजनू भाई को बोला तो मजनू भाई ही बना सकते हैं। तो जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, वहां पर उसी पार्टी को करना पड़ता है, अदरवाइज कोई दूसरा बेनिफिशियरी तो वो भी केस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन, परफेक्ट, है ना। चलिए, अब सुनिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। अब एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल का मतलब क्या होता है कि भाई आपने अग्री कर लिया था। एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल का मतलब क्या होता है कि आपने भाई खुद ने अग्री कर लिया था, या आपने खुद ऐसा दिखा दिया था कि हाँ भाई आप लायबल हो, तो उस केस में आपके ऊपर केस किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बहुत प्यारा दिया हुआ है, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ। एक प्रोमिसर है, वो हो सकता है कि बोल के बता रहा है, या इवन कंडक्ट से बता रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बता रहा है, एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, देन इट वुड रिजल्ट इनटू बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो अगर एक पार्टी हो सकता है कि मेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन उसने अपने कंडक्ट से ऐसा बताया कि ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। करेक्ट, सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एल गिव्स टू एम 20,000 टू बी गिवन टू एन। एल ने एम को कितना दिया था, 20,000 रुपए, है ना। सुनिएगा, यहां पर एल है, एल ने एम को दिया था 20,000 रुपए, एंड एम को क्या बोला था, गिव दिस टू एन। हमने क्या बोला था, ये किसको देना है, ये देना है एन को। ठीक है, सुनिएगा, if L gives to M to be 20,000 to be given to N, ठीक है, then and M informs N, and M ने N को बता भी दिया क्या, that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money, N will be entitled to recover the same from Mr. M। तो एकदम देखो सिंपल है, यहां पर क्या हुआ था, हाँ, यहाँ पर क्या हुआ था, प्लीज बहुत ध्यान सुनिए, कि L ने M को 20,000 रुपए दिए थे, है ना। यहाँ पर L ने
रुको, यहाँ पर ये जो एल है ना, एल ने एम को 20,000 रुपए दिए थे और बोला था एन को दे देना, ठीक है। और एम ने फिर गड़बड़ क्या किया, इसने ना फोन करके बता दिया या उसने इसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तेरे 20,000 मेरे पास पड़े हैं। तो अगर एक बार एम ने एक्नॉलेज कर दिया मतलब यहाँ पर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ भाई तेरा पैसा मेरे पास पड़ा है, या फिर थ्रू स्टॉपल मतलब होता है थ्रू कंडक्ट, ठीक है। स्टॉपल का मतलब होता है थ्रू कंडक्ट, या आपने कंडक्ट के थ्रू दिखाया कि भाई आपके पास आपके पैसे हमारे पास रखे हुए हैं, तो इस केस में एम विल बी लायबल टू पे दी मनी टू एन। तो एम की यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी बनेगी कि भाई उसको एन को पैसा पे करना पड़ेगा। रीजन मीन उसने खुद ने बता दिया था कि हाँ भाई मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है। अगर वो नहीं बताता, अगर वो एन को कुछ नहीं बोलता था, तो फिर एन उसके ऊपर केस नहीं कर सकता था, है ना। तो फिर एन उसके ऊपर केस नहीं कर सकता था, लेकिन यहां पर कर सकता है। सो एक बार वापस से पढ़ता हूं, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। तो यहां पर प्रोमिसर कौन था, मिस्टर एम था। तो एम ने अपने कंडक्ट से दिखाया था दैट ही इज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इनटू बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। तो एम उससे बंध जाएगा टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी और उसको यहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो डन है क्या? क्लियर, डन। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगेन कोई पर्सन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट वो भी केस कर सकती है क्योंकि आपने उसको बता दिया था। यहाँ पर एम ने एन को बता दिया था, इस वजह से एकदम इजी कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। इसके ऊपर ना एक बढ़िया सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैं आपको बताऊंगा, इस चैप्टर के लास्ट में ना दिया हुआ है, ठीक है। सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 13 से क्या डिफरेंस है। पी यूज इन, ये तो ऐसे दिस इज फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये आपके सिर्फ और सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपके ये वाले हैं, वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, ठीक है। एंड वहां पर आपने बताया था क्या, पी क्यू आर इंडेटेड था, तो आर ने बोला था मैं पे कर दूंगा, लेकिन आर ने सामने वाली पार्टी को थोड़ी बताया था, आर ने क्यू को थोड़ी बताया था कि मैं पैसे दूंगा, लेकिन यहाँ पर एम ने एन को बता दिया था कि आपके पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। बोलो हाँ या ना, परफेक्ट। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका, इन द केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड मतलब होता है कंडीशंस, कॉवेनेंट का मतलब होता है कंडीशंस, कंडीशंस अटैच्ड विद द लैंड। कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड का मतलब है इन केस ऑफ कंडीशंस अटैच्ड विद द लैंड। तो यहां पर ही क्या कह रहे हैं, है ना, मैं आपको सिंप्लीफाई करके एक बार बताता हूं, है ना, सुनिए। तो यहां पर, है ना, यहां पर समझो कि आलोक है, यहां पर कौन है, समझिए आलोक है। तो आलोक के पास ना एक बहुत बड़ी जमीन थी, आलोक के पास एक बहुत बड़ी जमीन थी और उस जमीन में, है ना, बहुत बड़ी जमीन थी, और उस जमीन में ना साइड में एक छोटा सा पॉन्ड भी था, एक छोटा सा तालाब भी था, और जहां पर जो है मछलियां तैरती रहती थी और उसको मछलियां बहुत पसंद थी। कहाँ गया, रुको, ठीक है सॉरी, है ना, ऐसे में आपको मछलियां दिखेगी नहीं, मैं मछलियां बना देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आलोक के पास भाई देखो एक जमीन थी, और काफी बड़ी जमीन थी, चलो जमीन को बड़ी कर ही देते हैं। एंड यहाँ पर एक हिस्से में एक तालाब था छोटा सा, और उसमें ना ये प्यारी प्यारी मछलियां जो है ये तैरती रहती थी, ठीक है। अब आलोक का एक छोटा सा बेटा भी था, आलोक का एक छोटा सा बेटा भी था, है ना, जिसका नाम था छोटा आलोक, है ना, उसका एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था, छोटा आलोक, ठीक है। अब प्लीज बहुत ध्यान सुनना। अब मिस्टर आलोक जो है, आलोक ने ये पूरी की पूरी जमीन सेल कर दी थी, ये पूरी की पूरी जमीन सेल कर दी थी किसको, पुनीत को, अरे पूरी की पूरी जमीन सेल कर दी थी पुनीत को। लेकिन पुनीत को बेचते वक्त कहा था कि भाई बाकी तुमको जमीन में जो करना है करो,
लेकिन ये मछलियां मेरी जिंदा रहनी चाहिए, है ना। पार्टियां आती रहेगी, पार्टियां जाती रहेगी, हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ये हमारी जो मछलियां है ना, ये जिंदा रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं बनाओगे, आपको जो करना है करो वहां पर, है ना, आपको जो वहां पर वो करना है करो, लेकिन यहाँ पर आप कुछ नहीं बनाओगे। ठीक है, ऐसा आलोक ने किसको कहा? पुनीत को कहा, और ये कंडीशन डाल के उसने जमीन बेचा था। ठीक है, अब उसके बाद आलोक जो है वो निकल लिया, है ना। इसके बाद जो है पुनीत कह रहा है सर आई लाइक फिश, लटका के घुमा करो फिर। सुनो, तो यहाँ पर आलोक जो है आलोक चला गया। ठीक है, तो छोटा आलोक अभी भी दुनिया में है। ठीक है, तो पुनीत ने क्या सोचा कि भाई आलोक तो चला गया, और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, है ना। आलोक तो चला गया और कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था ना। तो पुनीत कह रहा है कि भाई ये तो, इसका तो टाटा बाय बाय हो गया, है ना। अब ये छोटा आलोक क्या कर लेगा? तो उसने धीरे धीरे यहाँ से पानी निकलवाना चालू किया और मछलियों को मारना चालू किया। ठीक है, छोटा आलोक को आ गया गुस्सा, और छोटा आलोक ने जाके केस किया, है ना। छोटे आलोक ने जाके केस कर दिया। तो पुनीत ने कहा कि भाई हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके पिताश्री के साथ हुआ था, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप बीच में बोलो, है ना। ये जो थी दो बड़े लोगों की बात थी, आपको बिल्कुल बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इफ देयर इज अ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, और इफ देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड विद द लैंड एंड विच वाज इंटीमेटेड टू अदर पार्टी एट द टाइम ऑफ सेल, एंड जो आपने सामने वाली पार्टी को बताया भी था सेल करते वक्त और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस जो आपके इनहेरिटेंस में रहेगा ना, ठीक है, जो आपका इनहेरिटेंस में रहेगा, जो आपका वारिस रहेगा, इवन ही कैन स्यू और शी कैन स्यू ऑन अदर पार्टी। तो यहाँ पर ये छोटा आलोक जो है ना, ये भी पुनीत के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि जमीन की बात है और बेचते वक्त हमने ऑलरेडी कंडीशन बता के रखी थी। तो इसमें अगर वो खुद इंसान दुनिया में जिंदा नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी केस किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, आपको लास्ट में दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। बोलो डन, हाँ या ना? समझ आया क्या? इसको पढ़ते हैं, सुनिएगा। इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, द पर्सन हु परचेसेस लैंड विथ नोटिस, जिसने खरीदा है विद द नोटिस, मतलब ये ऑलरेडी न्यू। छोटा आलोक तो छोटू बेबी है, कैसे करेगा? कभी तो बड़ा होगा कि नहीं, है ना। आप भी तो छोटू बेबी थे, बड़े हो गए कि नहीं हो गए ना। वायरस बना वायरस, हद हो गई, है ना। तो यहाँ पर दी पर्सन हु परचेज लैंड विद द नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज affecting land or attached with the land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller। तो जो भी कंडीशन है, covenant मतलब जो कंडीशन है, that can be enforced by the successor of the seller, है ना। तो वो जो छोटा आलोक है वो भी इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक, सुनेगा। एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या लिखा है? वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड्स एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एक मालिक था, ठीक है, उसके पास दो जमीन है और दोनों आपस में चिपकी हुई है ना, दोनों जो है आपस में चिपकी हुई है। वन वॉज एग्रीकल्चर लैंड, एक में खेती बाड़ी होती थी। ही सोल्ड दी अदर लैंड कंटेनिंग अ कंडीशन, उसने दूसरी जमीन बेचा लेकिन कंडीशन डाली थी दैट इट कैन नेवर बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। कभी भी आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, नहीं तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है पोल्यूशन से बर्बाद हो जाएगी। सच कंडीशन इज अटैच विद द लैंड, सो हूसोएवर इज द सक्सेसर ऑफ द लैंड, जो आपका वारिस बनेगा, ठीक है, जो वारिस बनेगा हैज टू बी अबाइड बाय इट, उसको भी भाई ये फॉलो करवाना पड़ेगा। सच आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स एंड ऑल सक्सेसर आर बाइंड टू इट। तो भाई जो जमीन का सक्सेसर बनेगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, एंड बेचने वाले का, है ना, बेचने वाले का जो सक्सेसर है वो भी फॉलो करवा सकता है। तो दोनों पार्टीज के जो वारिस बैठेंगे ना, ठीक है, उन सबके पास ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो इसको फॉलो करवाएं। ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्लियर? बोलो डन है कि नहीं, बताओ, समझ आया? यस, है ना, प्रथम यस। अगर जिसे बेची हो उसने किसी और को बेची तब भी यस, बिल्कुल, वो कंडीशन जो है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी होगी। ठीक है, डन।
चलिए अब सुनिएगा नेक्स्ट, है ना, सुनिएगा नेक्स्ट। कॉवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन, है ना, हयातो आलोक, हयातो आलोक, है ना। कॉवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन, पुनीत इज नॉट कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब सुनिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। तो यहां पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कोई एंटर किया थ्रू एन एजेंट, मतलब हो सकता है कि एजेंट ने कस्टमर के पास जाके किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो आप तो प्रिंसिपल हो, आप तो मेन हो, आप भी उसमें जाके केस कर सकते हो, भले आपने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हो, ठीक है, एजेंट गया था वो साइन वगैरह करके आया, लेकिन फिर भी मेन बंदे तो आप ही हो ना, है ना, आप भी बिल्कुल जाके केस कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट है कि नहीं बताओ, हाँ या ना। ठीक है, चलो सुनो, इस कंडीशन का एंड नहीं किया जा सकता, मेन ओनर ने बोला तो एंड हो जाएगा, ठीक है, मेन ओनर जब तक खेती बाड़ी कर रहा है ना, तब तक तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, किसी और को भी बेच दो तो, है ना, ये तो नहीं तो बढ़िया बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाएगी। आप बोल रहे हो कि सर उसने और किसी को बेच दिया, तो जैसे आलोक ने क्या किया, आलोक ने दे दिया पुनित को, तो आलोक ने क्या बोला था कि भाई इसमें हमारी मछलियां जिंदा रहनी चाहिए, तो फिर पुनित ने क्या कर दिया, उसको बेच दिया मिसेस पुनित को, अपनी घरवाली को बेच दिया और बोला कि कंडीशन खत्म, है ना, अपनी ही घरवाली को बेच दिया और बोला कि कंडीशन खत्म। क्या आपको ये चीज लॉजिकल लग रही है बताओ, है ना, क्या आपको ये चीज लॉजिकल लग रही है? नहीं। कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड मतलब जितने भी सक्सेसर हैं, मतलब जितने भी लोग आगे आएंगे, उनको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक ओरिजिनल ओनर जो है वो कुछ नहीं बोलता है। अगर ना ओरिजिनल ओनर है ना उसका वारिस है, या ना सारे के सारे निकल लिए, तो जो करना है करो, ठीक है, समझ आया ऐसा, ठीक है। भार्गव कह रहे हैं सर नहीं, गाइस प्लीज अटेंशन, महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट विल बी टुमारो एट 4 PM। वेरी गुड, घर के बाहर जाके चल लो आप जोर से, है ना, सारे मोहल्ले को बताओ, है ना, कल 12वीं का रिजल्ट आ रहा है, आपको भी बढ़िया मिलने हैं 95 98%। सीबीएसई वालों ने दिए तो महाराष्ट्र बोर्ड वाले को देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलो सुनो, यहां पर क्या है, सो द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिंसिपल कैन ऑफ कोर्स इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स, वो आपको जो है बाउंड करवा सकता है, एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर एज द एजेंट हैज एक्टेड विद द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, बट एजेंट ने अपनी अथॉरिटी में काम करना चाहिए, एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी में काम करना चाहिए, एंड, है ना, उसके प्रिंसिपल के नाम पर करना चाहिए। अब आपने एजेंट को क्या बोला था, आपने एजेंट को बोला था कि जाके झाड़ू बेच, कहां गया एजेंट, है ना, आपने एजेंट को बोला था कि जाके झाड़ू बेच, ठीक है, लेकिन वो जो है ना, लेकिन वो जो है जाके बेच रहा है गांजा, ठीक है, तो आप पैसा नहीं ले पाओगे, आपने जो काम दिया है ना उसके रिलेशन में ही आप केस कर पाओगे, है ना, वो आलतू फालतू काम कर रहा है, अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पर पैसा नहीं ले पाओगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ। सीबीएसई की बात ही अलग है, 99% पास है ना, यस, आई थिंक सिर्फ 16 ही लोग फेल हुए हैं सीबीएसई में, ऐसा मैंने कहीं पर देखा था, ओनली 16 वर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, सिर्फ 16 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, कहीं तो मैंने पढ़ा था, सही बात है क्या। चलो क्लियर है क्या, ये समझ आया, डन। तो भाई देखो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, टोटल आपके पास 7 पॉइंट है, तो इन 7 पॉइंट में क्या है ना, यू कैन बी अ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मतलब क्या, कि भाई बिना बुलाए मेहमान, फिर भी आप आते हो ना, खा पी के आ सकते हो, बिल्कुल सेम। इनका कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं था, ये टोटल 7 पॉइंट्स है, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इनका क्लियर कट नाम ना हो, लेकिन फिर भी ये केस कर सकते हैं, दैट इज योर प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। चलो, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि केस नहीं कर सकता, लेकिन उसके एक्सेप्शन यहां पर आपने पढ़े। चलिए अब सुनिएगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको कौन से पॉइंट्स हैं, आपको दिए हुए वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। अब यहां पर कुछ कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंसीडरेशन नहीं भी रहा, तो भी वो जो आपके एग्रीमेंट्स है ना वो रहेंगे वैलिड। अब इसमें देखो पॉइंट्स आपके नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कॉम्पनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये हम करेंगे, इसको हम कल कवर अप करेंगे, है ना, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं, इसको हम कवर अप कर लेंगे, आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चंस करके आना, ठीक है, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस है ना वो आप करके आएंगे, बाकी अपन कल पढ़ेंगे आगे का। अगर ओरिजिनल ओनर निकल चुका है तो सक्सेसर इस कंडीशन को एंड कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, ठीक है।
अगर पापा चले गए, ठीक है, तो उनका जो बेटा है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आया? परफेक्ट। चलो, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल। चलिए, बाय गाइस, थैंक यू सो मच। कल ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परसों से विल स्टार्ट विद आपका यूनिट नंबर 3, है ना। वो भी काफी लंबा चौड़ा सा यूनिट है, उसको कोशिश करेंगे फटाफट कवर अप करने का। चलिए, बाय गाइस, थैंक यू सो मच।